बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मताए हयात नावल की सेकंड एपिसोड शुरू हो रही है, तो चलो शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड को। वो यूनी के गेट से अंदर दाखिल हुई जबकि इसका सारा ध्यान हाथ में मौजूद पर्स में था। ना जाने अपने पर्स में कौन सा अलादीन का चिराग ढूंढ रही थी कि सामने से आते वजूद में नजर न आया। खैर, सामने से आता वजूद भी कौन सा अपने मुकम्मल होश में था, वो भी तो मोबाइल में डूबा हुआ था। हल्की सी चीख दोनों के मुंह से निकली जब दोनों जोर से एक दूसरे से टकराए। तुम अंधे हो जो इतना प्यारा लड़की तुमको नजर नहीं आया? ये आंखें हैं या गुल की गोरी अफशान करती जुबान तब रुकी जब इसने मुकाबले को देखा, जिसके मुकाबले भी हौंक बना इसे ही देख रहा था। छलथर तिनका जिसे देखने वाला बंदर, तुम हमारा पीछा करता यहाँ तक आ गया, गुल ने गुस्से से कहा। जबकि गुल की बात सुनकर जवार ने से घूरा। मुझे कोई शौक नहीं है किसी चुड़ैल का पीछे करने का, सवार ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। चुड़ैल तुमने किसको बोला? इस दिन तुमने हमको बाजी बोला, हमने तुमको माफ कर दिया, लेकिन आज हम तुमको नहीं छोड़ेगा। गुल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? जवार ने इत्मीनान से पूछा। वो किसी काम की वजह से जुनी आया था, इसके वे में गुमान में नहीं था कि इस पठानी से वो दोबारा वास्ता पड़ेगा, लेकिन वो अब इसके गुस्से को एंजॉय कर रहा था। हम भी अपने लालों को काल करती है और जब तुम्हारी हड्डियों का सरमा बनाएगा तब मजा आएगा, गुल ने कहते साथ ही पर्स से मोबाइल निकाला और जवार रईस जेबों में हाथ डाले खड़ा था। हेलो बादल लाला, आप जल्दी हमारे यूनी आ जाओ, हमारा एक लफंगा हमको तंग कर रहा है। गुल ने फ़ोन बंद करके सामने देखा तो हैरान लगी, क्योंकि जवार का रुख ऊपर आसमान की जानब था। गुल ने भी इसकी नज़रों को ताकत में देखने को कुछ नजर न आया तो चिल्ला कर पूछा, तुम ऊपर क्या देखता है? अभी तुमने बादल लाला को फ़ोन किया तो इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जवार की बात समझ आने पर गुल ने ज़ोरदार मुक्का इसकी गंदे में मारा। तुमने हमारे लाला का नाम का मजाक उड़ाया, हम ये भी इसे बताएगा और हमारी तरफ से तुम जन्नत में जाओ। गुल के वहाँ से चली क्योंकि इसकी मोबाइल पर मुसलसल आयशा की कॉल आ रही थी। गुल के जाते ही जवार का कह गूंजा। अपने केबिन में बैठा हुआ था, किसी सोच में गुल था। सामने रखी मेज पर फाइल का अंबार लगा हुआ था। यस, दरवाजा ना खोलने पर अब इसकी नज़र सामने दरवाजे पर थी जहाँ से जवार अब अंदर आ रहा था। क्या खबर है? बरहान ने जवार को सामने रखी कुर्सी में बैठने का इशारा किया। अब तक कुछ गैर मामूली सामने नहीं आया, लेकिन दो अफराद मशकूक है जिनको तहवील में नहीं गया है। जवान ने हारून को तफसील से आगाह किया। सारी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सेस कर दो। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी में फेयरवेल की तैयारियां चल रही हैं। जो स्टूडेंट और सारा साहब यूनी नहीं आते, इन दिनों वो भी लाजमी नजर आते हैं। जितने ज़्यादा लोग इतनी ज़्यादा तबाही। हारून ने जवार को एक तल हकीकत से रोशना किया। जी सर, मैं अभी इस काम पर अमल करता हूँ, जवार कहकर चला गया। हारून की संजीदा नजरें सामने दीवार पर मरकूज होगी। इसने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा। ब्लैक रंग की लॉन्ग फ्रॉक में ब्लैक दुपट्टा और कमर तक आते बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ था। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। एक आखिरी नज़र शीशे में डालकर इसने बेड पर रखा अपना ग्लेच उठाए कमरे से बाहर निकलाई। सीढ़ी उतरने के लिए अभी इसने पहले सीढ़ी पर कदम रख ली था जब इसकी नज़र नीचे हाल पर गई, जहाँ जफ़र अलवी, हिफ्जा और मिसेस अलवी खड़े बातों में मसरूफ़ थे। वो तीनों कहीं जाने के लिए तैयार थे। मेरे बगैर कितने मुकम्मल लग रहे हैं ये लोग, आयशा ने दिल में सोचा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? नीचे आकर आयशा ने पूछा। हिफ्जा की कॉलेज में एक फंक्शन है, वही जा रहे हैं हम लोग, मिस अलवी ने जताने वाले अंदाज में कहा। आयशा के दिल में कुछ चुभन से टूटा। इसे याद था कि कुछ अर्से पहले इसने अपनी यूनी के मुकद्दर होने वाले फंक्शन में जफ़र अलवी को चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहकर मना कर दिया था कि इनके पास टाइम नहीं इन बेकार की चीज़ों के लिए। बाबा मुझे भी यूनी छोड़ देंगे? आयशा दिल में जागती ख्वाहिश को ज़ुबान पर लाई थी। आपको यूनी का रास्ता हिफ्ज़ा के कॉलेज के रास्ते से लगे, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, इसलिए आप ड्राइवर के साथ चली जाओ। आयशा जो पूरे उम्मीद नजर से जफ़र अलवी को देख रही थी, जो इस सब से बेनियाज मोबाइल में मसरूफ़ थे। मिस अलवी की बात सुनकर चुप होगी। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप दोनों जल्दी आ जाएं। जफ़र अलवी एक नज़र भी आयशा पर डाले बगैर वहाँ से चले गए। मिस अलवी ने एक जफरिया नज़र आयशा पर डाली और हिफ्ज़ा के साथ चलेगी, जबकि आयशा ने आंखों में आए आंसू को बेदर्दी से साफ किया था। वो यूँ नहीं आई तो इसकी नज़र अनाबिया को ढूंढ रही थी। गुल ने तो पहले ही आने से मना कर दिए थे, इसलिए वो अनाबिया का इंतजार कर रही थी। जितना भी छिपाने की कोशिश कर दी, लेकिन इसकी सुर आंखें इसके दिल में मौजूद कर्ब को वाज़ी कर रही थी। वाह भाई, आज तो लोग अपने हुस्न से क़यामत डाल रहे हैं। अनाबिया की आवाज़ सुनकर आयशा ने चूं कर उसे देखा। पिंक रंग की सिंपल शलवार कमीज में हाफ बालों को कैचर में मुकीद किए वो बहुत प्यारी लग रही थी। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, आयशा ने सच्चे दिल से तारीफ की। आयशा तुम रोई हो? इसकी लाल आंखें देख अनाबिया ने हैरानी से पूछा। नहीं यार, रात को देर से सोई थी शायद इसलिए, आयशा ने बहाना बनाया। अब तुम मुझसे झूठ बोलेगी, मुझे पता है तुम रोई हो।
आंटी ने कुछ कहा है? नाबिया आयजा की बात से मुतमईन नहीं हुई। यार तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, आयजा ने कहा, जबकि वो इसी बात से बेखबर थी कि कोई और भी परेशान हो गया था इसकी आंखों की सुर्खी देखकर। कब शुरू होगा ये? इसने बेजार लहजे में अपने सेक्रेटरी से पूछा, जबकि निगाहें हाथ में मौजूद मोबाइल की जानब थी। सर बस थोड़ी देर में। सेक्रेटरी बात सुनकर हसीम ने सर इसबाब में लाया। वो हर साल इस यूनिट को डोनेशन देता था और हर साल की तरह इस साल भी इसे साल में एक बार मुंतकिद होने वाली इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। पिछले साल भी इसने आने से मदद कर ली थी, लेकिन इस बार मना नहीं कर सका। एक ज़रूरी काम के आने पर हसीम अपनी जगह से थकी को वहाँ स्टूडेंट का काफ़ी शोर था, जिसकी वजह से इसे बात करने में दुश्वारी हो रही थी। वो बात करके पलटा था कि किसी वजह से टकराया। एक लम्हे के लिए हसीम की आंखें साख रही। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। इस बात का हसीम सच्चे दिल से इतराफ़ किया था। नाबिया ने भी जब नज़र उठा के सामने देखा तो एक पल के लिए वो भी हैरान रह गई। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज इस शख्स से सामना हो जाएगा जिससे इसे चिढ़ है। हसीम की नज़र अपने ऊपर महसूस करके वह सर झटक चली गई, जबकि हसीम को अपनी बेखुदी पे अजीब भर के गुस्सा आया। यार आज वो चेहरा भी नजर आ रहे हैं जिन्हें हमने सारा सा यूनी में नहीं देखा, आयजा ने हंसते हुए नाबिया से कहा। वो दोनों बेंच पे बैठी हुई थी। सामने स्टेज पे कुछ स्टूडेंट कोई ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे। हाँ यार तुम ठीक कह रही हो। नाबिया मेरे वैसे यार सर जरगाम तुम्हें कब से देखे जा रहे हैं, क्या बात है? नाबिया ने शौक नज़र से आयजा को देखा, जबकि आयजा को समझ नहीं आया क्या कहे, इसलिए इसने नाबिया को एक नगुरी से नवाजा। आयजा जब अपने ऊपर मुस्तकिल किसी की नज़रें महसूस हुई थी, इसने नज़र उठाकर सामने देखा। जैसे रगाम किसी स्टूडेंट से बातों में मसरूफ थे, लेकिन नज़रें आयजा पर थी। आयजा को अपनी तरफ देखता पाकर जराम ने नज़रें सामने मौजूद स्टूडेंट में मखरूज कर दी। आयजा ने गौर से इसे देखा। ब्लैक रंग पैंट, डार्क ब्लू शर्ट पहनी, जिसकी आस्तीनें ऊपर की जानिब मोड़ी हुई थी। बालों को नफासत सेट किए, बेशक वो पूरी महफिल में छाया हुआ था। आयजा ने सर झटका और नाबिया के साथ बातों में मसरूफ होगी। तकरीब अपने अख्ताम पर पहुंचने वाली थी। कोई अपने कमरे में ये यादगार लम्हे कैद कर रहा था तो कोई आपस में कैमरे में वो मसरूफ था। आयजा नाबिया भी एक कोने में खड़ी बातों में मसरूफ थी, जब एक लड़की गलती से आयजा से टकरा गई। उसके हाथ में मौजूद जूस आयजा पे गिर गया। आई एम रियली सॉरी, इस लड़की ने माजरत की। कोई बात नहीं नाबिया, तुम यहीं रहो, मैं इसे वाश करके आती हूँ, आयजा ने नाबिया से कहा और अंदर की जानिब बढ़ गई। नाबिया खड़े आयजा का इंतजार किया जब अचानक फजा में एक फायर की आवाज़ गूंजी। सब स्टूडेंट खौफजदा से आसपास देखने लगे। देखते ही देखते वहाँ गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। बहुत से अफसरान जो आम होलियों में घूम रहे थे, सब ने अपनी गनें निकाली, पोजीशन संभाली। सब ने अपनी पोजीशन संभाल ली है। जरगाम ने कान में लगे ब्लूटूथ में कहा, यस मेजर हारून। कान में की सारी आवाज़ें गूंजी। जहाँ कुछ देर पहले केक गूंज रहे थे, अब वहाँ चीखें गूंज रही थी। सब स्टूडेंट को यूनिट से बाहर निकाला जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में एक दूसरे को धक्के देकर यूनिट से बाहर निकल रहा था। हर तरफ गोलियों का शोर था। सारे अफसरान अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का डट के मुकाबला कर रहे थे। आयजा नाबिया चीखती हुई अंदर की जानिब आ गई, लेकिन किसी ने इसका बाजू पकड़कर इसे दरख्त की ओट में कर लिया। खौफ की वजह से इसने अपनी आंखें बंद कर ली। मरने का शौक है जो अंदर जारी हो। जानी बजानी आवाज़ सुनकर नाबिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने हसीम को खड़ा पाया, जिसने अभी तक इसके दोनों बाजू को थाम रखा था। मेरी दोस्त अंदर है, मुझे इसे लेने जाना है। नाबिया ने रोते हुए मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। देखो पाक फौज अपना काम कर रही है, वो बचा लेंगी तुम्हारी दोस्त को। अगर तुम ही ना तो तुम अपनी दोस्त को तो बचा नहीं पाओगे, बल्कि अपनी जान से भी हाथ खो बैठेगी, इसलिए चुपचाप बाहर चलो। हसीम ने नाबिया को नाम से समझाया, जबकि मुस्तकिल नफी में गर्दन अड़ा रही थी। नहीं, मैं आयजा के बगैर नहीं जाऊंगी। नाबिया ने इस बार गुस्से से कहा, कैसे बचाओगे अपनी दोस्त को? मैं कह रहा हूँ ना, फौज इसे बचाएगी। यहाँ खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। हसीम नाबिया की एक बात भी सुने बगैर जबरदस्ती यूनिट से बाहर ले आया। गोलियों को ना रुकने वाला सिलसिला जारी था। तमाम स्टूडेंट की वाहफाजा यूनिट से निकाला गया। अब सिर्फ पाक फौज के अफसरान और मुख्तलिफ जगहों पर छुपे दहशतगर्द मौजूद थे। हारून ने सामने बिल्डिंग की तरफ देखा, जहाँ खिड़की में एक दहशतगर्द फायर कर रहा था। हारून ने इसका निशाना लिया और एक फायर किया, जिसके नतीजे में दहशतगर्द नीचे गिर पड़ा। अगली हिरा में हारून को अपने बाजू में कुछ बहुत होता महसूस हुआ। एक गोली हारून के बाजू में लगी, जिससे अब तेजी से खून निकल कर इसके बाजू सुर्ख कर रहा था, लेकिन इससे परवाह नहीं थी। हर फौजी की तरह इसे भी अपनी आखिरी सांस तक अपने मुल्क की हिफाजत करनी थी, चाहे इसकी जान ही क्यों न चली जाए। तकरीबन सब दहशतगर्द मारे गए थे। तमाम अफसरान चुकंदे थे, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 400 खामोशी फैली थी। तमाम जख्मी अफसरान को मिलने में भेज दिया गया। हारून जख्मी होने के बावजूद नहीं गया। एक दफ़ा फजा में एक आवाज़ गूंजी और देखते ही देखते सामने मौजूद बुलने को आग ने अपनी लिपट में लिया। आयजा आग को देखकर यूनिट के बाहर खड़ी नाबिया जोर से चीखी। आयजा वाशरूम में खड़ी अपनी ड्रेस पर लगे जूस को साफ कर जब इसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। डर के मारे आयजा कांप कर रहेगी।
وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی لیکن بلڈنگ کا گیٹ باہر سے بند تھا۔ پریشانی سے اس کے ہاتھ پار پھوٹ گئے۔ اس کا فون بھی نابیہ کے پاس رہ گیا تھا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ باہر سے مسلسل جلتی گولیوں کی آواز خوفزدہ ہو کر وہی گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئی، جبکہ ڈر کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے بیٹھے ہوئے کتنی دیر ہوگی، لیکن گولیوں کا مسلسل رک جانے پر اسے ایک امید کی کرن نظر آئی کہ شاید اب بچانے کوئی آ جائے گا، لیکن اس کی امید کا دیا تو اس وقت بجھ گیا جب اس کے سامنے بلاک میں آگ لگ گئی اور آگ تیزی سے پھیلتی ہوئی اس کے بلاک میں آ رہی تھی۔ عائزہ نیم آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی موت اس طرح سے ہوگی۔ ایک آخری امید پر اس نے دوبارہ گیٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دھواں پھیل جانے کی وجہ سے اسے اپنا سانس بھی رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا اس کے سر پر گرا اور وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر پڑی، جبکہ سر سے تیزی سے نکلتا خون چاروں طرف پھیلنے لگا۔ دہشت گرد مارے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے انہوں نے ہر حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پاک فوج اپنی جان پہ کھیل کر فتح حاصل کی تھی۔ سر پلیز آپ ڈریسنگ کروا دیں، پہلے ہی بہت خون بہہ گیا ہے، ایک افسر نے ہارون کے پاس کہا۔ وہ صاحب میں سر ہلاتا باقی سب کے باہر نکلا۔ خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے اب اسے چکر بھی آ رہے تھے۔ باہر آ کے اس نے کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائی، دل کسی انہونی کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ ہارون کی نظر سامنے روتی ہوئی نابی کی جانب اٹھی، دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جا بڑا اب رو کیوں نہیں ہے؟ ہارون نے بچا سر اندر میری دوست عائزہ گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ہچکی دے بمشکل اس نے اپنی بات مکمل کی۔ نابیہ کو سن کر ہارون بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سامنے بلڈنگ کی طرف بڑھا جسے آگ نے مکمل اپنی لپٹ میں لیا تھا۔ کئی افسران نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اسے بس اتنا پتا تھا کہ اندر موجود لڑکی کو کچھ ہوا تو اس کا دل بھی بند ہو جائے گا۔ وہاں پہنچ کر ہارون نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ہارون نے اپنی پسٹل نکال کر تالے پر فائر کیا جس سے وہ ایک جھٹکے سے ہی ٹوٹ گیا۔ ایک زوردار لات اس دروازے پر ماری جس سے وہ کھل گیا۔ ہارون نے سامنے دیکھا جہاں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اندر کی طرف کودا عائزہ کو ڈھونڈنے لگا۔ آگ دھوئیں کی وجہ سے دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ عائزہ، ہارون چیخا، لیکن جو اب خاموشی میں چھایا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ آگ نے ہر چیز کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا تھا۔ اپنی ٹانگ پر جلن محسوس ہوئی تو ہارون نے دیکھا وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی مدد سے اس نے آگ بجھائی لیکن پھر بھی آگ ٹانگ کو زخمی کر چکی تھی، لیکن وہ یہ تکلیف بھی برداشت کرتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سامنے ہی عائزہ بے ہوش نظر آئی۔ ہارون اور عائزہ کے درمیان ایک شیشے کا دروازہ حائل تھا۔ ہارون نے اسے توڑنے کے لیے آس پاس نظر ڈالی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ 2 قدم پیچھے اور بھاگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ چھن کی آواز کے ساتھ دروازہ ٹوٹ گیا اور کئی کانچ کے ٹکڑے ہارون کے جسم میں بوست ہو گئے جن سے اب خون رسنے لگا۔ اپنی فکر کیے بغیر وہ تیزی سے عائزہ کی جانب بڑھا اور اس کے سر اپنی گود میں رکھ کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ عائزہ، آنکھیں کھولو، ہارون نے بے بسی سے کہا اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ عائزہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، دوبارہ بند کر لی۔ چکر آنے کی وجہ سے ہارون کی آنکھیں بند ہو رہی تھی لیکن اسے ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے عائزہ کو گود میں اٹھایا، باہر کی طرف چلنے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے اس سے کڑاک سے منہ نکلی۔ خود کو اور عائزہ کو آگ سے بچاتے ہوئے بہت مشکل سے آخر کار بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ ہارون کے باہر آتے ہی سارے افسران اور لوگوں نے زور سے تالیاں بجانی شروع کر دی اور یہاں ہارون کی ہمت جواب دے گی اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر عائزہ کے ساتھ ہی زمین پر گر پڑا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کے پاس گری عائزہ کا چہرہ دیکھا اور پھر وہ ہر طرف سے غافل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تو ایک درد کی لہر پورے جسم میں لڑی۔ میجر ہارون، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اپنے پاس ہوتی آواز کی وجہ سے اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ نظر اٹھا کر سامنے دیکھتا ایک ڈاکٹر اور نرس کھڑے تھے۔ اسے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہارون نے سامنے دیکھا۔ اس کی ٹیم کے چند افسران اندر آئے تھے۔ سب نے ہارون کو سلیٹ کیا اور مشن کے کامیاب ہونے کی مبارکباد دی جو اس نے باخوشی قبول کی۔ تھوڑی دیر بعد سب چلے گئے، اب صرف ہارون زوال روم میں موجود تھے۔ واہ بھائی میجر صاحب، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ جبھی تو سب آپ کو فوج کا ہیرو کہتے ہیں، سوار نے کہتے ساتھ ہی ایک مکہ ہارون کے کندھے پہ مارا۔ ایک سی کی آواز ہارون کے منہ سے نکلی۔ اس نے تیز گولی سے زوار کو گھورا۔ اس میں تو بھول ہی گیا کہ تمہیں تو گولی لگی ہے، ویسے کوئی زیادہ ہی ٹوٹ پھوٹ کیے ہو تم۔ زوار نے بات مکمل کر کے پتیسی کی نمائش کی۔ اگر تمہیں اپنی یہ پتیسی پیاری ہو تو اپنی فوراً اندر کر لو، کیونکہ ابھی میں اٹھانا تو پھر کبھی دکھانے کے لائق نہیں بچیں گی۔ ہارون نے بات سن کر زوار کو فوراً اپنا منہ بند کیا کرنے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہارون جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کوئی دیر بعد ہارون کی آواز روم میں گونجی۔ کون؟ زوار جانتا تھا جان بوجھتے ہوئے انجان بنا، لیکن ہارون کو گولی دیکھ اس کی یادداشت واپس آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن سر پر کافی گہری چوٹ لگی، اس لیے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ زوار نے اسے تفصیل سے کہا کیا، جبکہ ہارون نے بے چینی سے بدلوا دیا۔ اس سے جیسے ہوش آئی مجھے اس کے پاس لے کے چلنا۔
ہارون نے کہا یار کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہاری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. زبان نے اسے سمجھانا چاہا اور یہ میرا آرڈر ہے. ہارون نے دانت پیس کے گویا یہ بےہودی ہی بے سبب نہیں ہے غالب, کچھ تو ہے جس کی پرداری ہے. زوار کہہ کے روکا نہیں کیونکہ وہ ہارون کا ہاتھ گلاس کی طرف جاتا دیکھ چکا تھا اور ہارون کا نشانہ چوک جائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا. وہ سر اٹھا میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو بمشکل برداشت کر رہی تھی. وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی جبکہ نظریں سامنے دیوار پہ تھی. اس کے ہوش میں آنے کے بعد ایک نرس نے اس کے گھر کا کانٹیکٹ نمبر لے کر گئی تھی تاکہ اس کے گھر والوں کو انفارم کر دے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہے. ذہن پر کافی زور ڈالنے کے بعد اسے یاد آیا وہ یہاں کس طرح پہنچی ہے. کھٹک کی آواز کے ساتھ مسز الوی اندر داخل ہوئی. چہرے کے نقوش غصے سے تنے ہوئے تھے. عائزہ نے ظفر الوی کی تلاش میں دروازے کی طرف دیکھا لیکن نظریں بے مراد ہی لوٹ آئی. مسز الوی سامنے رکھی چیئر پہ بیٹھی جبکہ ان کی سخت نظریں عائزہ پہ تھی. بابا نہیں آئے؟ عائزہ نے ہلکا تر کر کے پوچھا. خود تو آئے نہیں ہیں اور مجھے بھیج دیا فضول میں. جب پتہ چل گیا کہ زندہ بچ گیا تو کیا ضرورت تھی؟ اچھا خاصا پارٹی میں جا رہی تھی. سارا میرا موڈ خراب ہو گیا. عائزہ لب بھیج کر مسز الوی کی باتیں سن رہی تھی. اس کی آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے. اس کا دل چاہتا تھا کسی کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کرے. جس کرب سے گزر رہی تھی اس کے بارے میں بتائے, کتنا ڈر گئی تھی اور یہ بتائے, لیکن ایسا کوئی کندھا میسر نہیں تھا. ایسا جب میں نے نیوز دیکھی تو مجھے لگا تھا کہ شاید تم مر گئی ہو, لیکن میری ایسی قسمت کہاں کہ تم اتنی جلدی ہماری جان چھوڑ دو. واقعی بہت ڈیٹ جان ہو تم. مسز سلوی کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے ایک آنسو ٹوٹ کر عائزہ کی آنکھ سے گرا اور یہاں باہر کھڑے نفوس کی برداشت جواب دے گی. اور وہ جھٹکے سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا. مسز سلوی نے منہ جو مزید زہر لگنے لگی کھولا تھا اندر آتے شخص کو دیکھ کر بند ہو گیا. آپ باہر جا سکتی ہیں. ہارون نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے زبردستی کہا. مسز الوی ایک نظر ہارون کی جانب دیکھا. اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر انہوں نے چھڑچھڑی لی اور بغیر کچھ کے کمرے سے چلی گئی. ایک پل کے لیے عائزہ بھی ہارون کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی. بائیں بازو پر پٹی میں جکڑا ہوا تھا. رنگت بھی زرد پڑی ہوئی تھی. ہارون تھوڑے فاصلے پر بیڈ پر ہی عائزہ کے پاس بیٹھ گیا. زرگام یہ کیا ہوا آپ کو؟ سب زرگام یہ کیا ہوا آپ کو؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا. تمہیں نہیں پتا؟ ہارون نے آرام سے پوچھا. ہارون کی بات سن کر عائزہ نے اپنے ذہن پر زور ڈالا. اسے یاد آیا کہ بے ہوشی میں جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو ہارون کا چہرہ ہی تو اس کے سامنے رہا تھا. میری وجہ سے آپ کو اتنی چوٹیں لگی ہیں؟ کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ عائزہ نے نیم لہجے میں کہا. اگر میں نہ آتا تو تم یہاں موجود نہیں ہوتی. ہارون نے مذاق میں کہا. اگر میں یہاں نہ ہوتی تو تب بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا. عائزہ نے بے بسی سے کہا. مجھ سے پوچھو کہ کتنا فرق پڑتے ہیں. ہارون کی بات سن کر عائزہ نے چون کر اسے دیکھا. پھر کچھ سمجھ نہ آنے پر پلکیں جھکا لی. لیکن پھر بھی آپ کو میری خاطر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی. عائزہ کی بات سن کر ہارون اپنی بےساختہ امٹ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا. جب پہلے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تو اس بار کیسے چھوڑ دیتا؟ ہارون کی بات سن کر عائزہ نے حیرت سے دیکھا اور پھر کئی سارے لمحے ایک ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے. یونیکو کلاس میں اس کے بے ہوش وجود کو اٹھانا, برستی بارش میں کسی محافظ کی طرح اس کی حفاظت کرنا, اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑ دینا, اس کی خاطر آگ میں کود پڑنا. ہاں وہ محافظ ہی تو تھا. اپنے ملک کے ساتھ ساتھ عائزہ الوی کا بھی محافظ تھا جس نے قدم قدم پر اس کی حفاظت کی تھی. اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ بولتی ایک افسر اندر آیا اور ہارون کو مخاطب کیا. میجر ہارون جنرل افسر جار آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. افسر کی بات سن کر ہارون نے اس بات میں سر ہلایا. عائزہ کی جانب متوجہ ہوا جو آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھ رہی تھی. اپنا خیال رکھنا میرے لیے. عائزہ کے کان میں سرگوشی کرتے بغیر اسے بولنے کا موقع دیے کمرے سے چلا گیا. آج 2 دن وجہ سے ڈسچارج ملا تھا. ان دونوں میں صرف انابیہ اور گل ہی سے ملنے آئے تھے. ظفر الوی بزنس میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے جس وجہ سے انہوں نے صرف ایک کال پر عائزہ سے بات کی تھی, وہ بھی بامشکل 3 منٹ. مسز الوی اور حفظہ نے تو آنا تو دور ایک کال کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی. عائزہ نے گھر سے کال کر کے ڈرائیور کو بلا لیا تھا. اسپتال سے باہر آ کر عائزہ نے ڈرائیور کی تلاش میں نظر دوڑائی لیکن وہ اسے کہیں نہیں دکھا. عقب سے آتی آواز پر عائزہ پلٹی تو سامنے ہارون کو کھڑا پایا. وہ آج پورے 2 دن بعد سے دیکھ رہی تھی. پہلے کی نسبت وہ اب اس سے بہتر لگا. چلیں یا پھر پورا دن مجھے ایسے ہی دیکھتے رہنا ہے؟ ہارون کی بات سن کر ہوش میں آئی. پھر سنبھل کر بولی. ڈرائیور آ رہا ہے مجھے لینے. ڈرائیور کو میں نے واپس بھیج دیا ہے اس لیے اب تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا. ہارون نے اطمینان سے کہا اور آگے بڑھ کر عائزہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا. عائزہ کچھ سوچ کر بیٹھ گئی. ہارون نے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کی. حفظہ جو دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی مسز الوی کی آواز سن کر بازاری سے بولی. جی کہیں, کہاں جا رہی ہے تم؟ مسز الوی نے حفظہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو ٹائٹ پینٹ اور شرٹ میں دوپٹے سے آری کھڑی تھی. پلیز مام, آپ مجھے کہیں جانے سے پہلے آپ کو بتا دینا پڑے گا
حفظہ نے جھلا کہا، میں تمہاری ماں ہوں، فکر رہتی ہے مجھے تمہاری۔ اس سلوی نے محبت لہجے میں کہا، اوفو ماں، میں کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہوں، مجھے اپنا اچھے سے برا پتہ ہے۔ حفظہ نے نہوس سے سر جھٹکا، کبھی اپنی ماں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو، میں تو ترس سی گئی ہوں، کبھی تم خود سے ہی میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرو۔ مسز سلوی افسر سے کوئی، آپ خود بھی تو اپنی پارٹیز میں بزی رہتی ہیں، اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھ کر باتیں کرو، عائزہ کو ساری زندگی خود سے دور رکھا۔ وہ تو بچپن سے آپ سے باتیں کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، آپ نے خود ہی کبھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ حفظہ کہہ کر رکی نہیں، جبکہ مسز سلوی نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تو پوچھ سکتی ہوں۔ ہارون نے عائزہ کی جانب دیکھا جو انگلی چٹکا رہی تھی۔ نہیں بلکہ ہاں۔ عائزہ کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے، ہاں یا نہیں۔ ہارون نے کنفیوز بیٹھی عائزہ سے دوبارہ پوچھا، وہ دراصل آپ کا نام تو زرگام ہے نا، تو اس دن افسر آپ کو میجر ہارون کیوں کہہ رہے تھے؟ عائزہ نے دل میں مچلتا سوال پوچھ لیا۔ ہارون نے خاموشی سے عائزہ کی بات سنی۔ تھوڑے آگے جا کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی، عائزہ کی جانب متوجہ ہوا جو سوالی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل میرا نام ہارون ملک ہے اور میں ISI کا بندہ ہوں۔ زرگام میری ایک نقلی شناخت تھی جو میں نے یونیورسٹی میں رکھی تھی۔ ہارون نے عائزہ کو تفصیل سے کہا کیا۔ ہارون کی بات سن عائزہ کو سمجھ نہیں آیا کیا کہیں۔ آپ وہی میجر ہارون ہیں جن کو میک اپ کرنا نہیں آتا تھا؟ تھوڑی دیر بعد عائزہ نے پوچھا۔ عائزہ کی بات سن کر گاڑی میں ہارون کا کیک گونجا، پھر اپنی ہنسی کو روک کر وہ گویا ہوا، ہاں میں وہی میجر ہارون ہوں جس کا میک اپ کرنے کا بالکل سینس نہیں ہے، اور ایک لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ڈریسنگ سینس بھی نہیں ہے۔ ہارون کی بات سن عائزہ کی ہنستی چلی گئی اور ہارون محبت سے دیکھنے لگا، واقعی آپ کو بالکل میک اپ اور ڈریسنگ سینس نہیں ہے۔ عائزہ کی ہنسی تھمی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، عائزہ۔ ہارون کی آواز میں سنجیدگی سمو کر عائزہ سے کہا، جی۔ اس والی نظر سے دیکھنے لگے جیسے سنجیدگی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا انتظار کرو گی؟ ہارون نے پوچھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آج وہ سمجھ نہیں ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سارے مطلب میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن تم صرف یہ یاد رکھو کہ اب سے تم خود کو سنبھال کے رکھنا ہے، صرف میرے لیے۔ ابھی مجھے کچھ کام نپٹانے ہیں، جب تک تم بھی پیپر سے فارغ ہو جاؤ گی پھر میں تمہارے والد سے بات کرنے آؤں گا اپنی امانت لے کے جانے کے لیے۔ ہارون کی بات سن عائدہ کے چہرے پر سرخی بکھر گئی۔ ہارون نے ان کو قرضہ کے رنگوں کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ اسے مزید تنگ کیے بغیر ہارون نے گاڑی واپس راستے پر ڈال دی۔ عائدہ نے چپ چاپ اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑا۔ ایک فطری جھجک آ رہی تھی، ٹریفک کی وجہ سے گاڑی سنگل پر رکی۔ عائدہ کی نظریں برابر والی گاڑی پر پڑی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس گاڑی میں حفصہ کسی لڑکی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی آگے بڑھی اور عائزہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ عائزہ بعد میں حفصہ سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گھر آ کے گاڑی روک کر ہارون نے عائزہ سے مطابق، میرا انتظار کرو گی؟ لہجہ پر امید تھا جبکہ آنکھوں میں ایک التجا سی تھی۔ عائزہ نے اس باب میں سر ہلائے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے ہارون کے چہرے کا افتتاح کیا۔ وقت کام ہے گزرنا سو گزرتا رہا۔ آج عائزہ آخری پیپر تھا اور وہ گراؤنڈ میں بیٹھی انابیہ گل کا انتظار کر رہی تھی۔ بے اختیار اس کی سوچ ہارون کی جانب چلے گی۔ اس کی ہارون سے ایک دفعہ فون پر بات ہوئی تھی، وہ کسی مشن پر جا رہا تھا، جانے سے پہلے وہ عائزہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عائزہ کو اس کا انتظار کرنے کو کہا تھا، اور واقعی عائزہ کو بے صبری سے اس کا انتظار تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب ہارون اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا۔ ان سوچوں میں گم ہو انابیہ کی آواز سن کر اس نے چونکہ سامنے دیکھا جہاں گل اور انابیہ کھڑی مشکوک نظر سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو تم دونوں؟ عائزہ نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی۔ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ تم پہلی لڑکی ہو جو جاگتی آنکھوں سے بیٹھی خواب دیکھ رہی ہو، انابیہ نے کہا۔ میں نے کب دیکھے خواب؟ عائزہ نے ابرو اٹھایا۔ تو پھر آپ بیٹھی کس کے خوابوں میں گم تھی؟ انابیہ بھی ترکی بولی۔ بس کر دو تم دونوں، ہم یہاں بھوک سے مر رہے ہیں اور تم دونوں کو بک بک کر رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ کہتی، گل نے دونوں کو آنکھیں دکھا کر کہا، یار یہ بھوک تو واقعی مجھے بھی بہت زور کی لگی ہے، ایک کام کرتے ہیں کسی ریسٹورینٹ چلتے ہیں۔ عائزہ کی بات سے دونوں منتفق ہوئی اور تینوں یونی سے نکل گئی۔ وہ تینوں بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ آرڈر انہوں نے لکھوایا تھا۔ عائزہ وہ تمہاری بہن ہے نا؟ انابیہ کی بات سن کر عائزہ نے اس کی نظروں کو داکھوں میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے 3 ٹیبل چھوڑ کر حفصہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عائزہ تو پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ وہی اس دن والا لڑکا ہے۔ عائزہ نے لب بیچ کر یہ منظر دیکھا جیسے اس لڑکے نے حفصہ کا ہاتھ تھاما۔ عائزہ کی برداشت جواب دے گی، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی ان کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ بھلے ہی حفصہ اسے اپنی بہن نہ سمجھتی، لیکن عائزہ نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ حفصہ کو اس کے بھٹکتے دیکھ عائزہ نے اپنا فرض سمجھا اسے روکے کہ مستقبل میں اسے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عائزہ نے میز کے پاس پہنچ کر آنکھوں میں تعصب لیے حفصہ کو دیکھا۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی دیکھ حفصہ نے چونکہ سر اٹھایا۔ عائزہ کو سامنے دیکھ حفصہ کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، لیکن پھر اپنے آپ کو فوراً سنبھال کر
वायदा सारी नजरों से देखने लगी। हिफ्जा कौन है ये लड़का? आयजा ने इस लड़के की जानब इशारे किया जो अब हाइजा को बड़ी फुर्सत से देख रहा था। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं, हिफ्जा तंग कर बोली। हिफ्जा, अच्छी लड़कियों को ये सब जेब नहीं देता। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इससे कहो कि ये रिश्ता लेकर घर आए। आयजा ने इसे समझाना चाहे। हिफ्जा कदर बेजारी से सुना। कह लिया आपने, अब आप जा सकती हैं, हिफ्जा ने सख्त लहजे में कहा और इस लड़के का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर चलेगी। आयजा ने अफसोस से एक नजर से जाते देखा वापस अपनी टेबल पर जहाँ नाबिया गुल बैठी इसी का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? नाबिया ने पूछा। जब कोई समझना ही ना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? आयजा अफसोस से गोया हुई। गुल और नाबिया ने आयजा का ध्यान हटाने के लिए इधर उधर की बातें शुरू की जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रही। अपने कमरे में बैठी किताब को मुशाहिदा करने जब मिसेस लरवी तेजी से कमरे में दाखिल हुई। जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, 5 मिनट में नीचे आ जाओ, मिसेस लरवी ने स्पाट लहजे में कहा। क्यों मॉम? आयजा ने कहा तुम्हें देखने कुछ लोग आए हैं इसलिए जल्दी आओ। मिसेस लरवी की बात सुनकर आयजा तड़प कर इन्हें देखा। वो फिर संभल कर बोलने लगी। लेकिन मॉम। क्या मॉम? सारी जिंदगी हमारे सर पर अजाब की तरह मसलत रहने हैं और बीबी जल्दी से अपना घर जाओ और हमारी जान छोड़ो। मिसेस लरवी ने आयजा की बात काटकर नहायत सख्त लहजे में कहा और आयजा ने अपने अम्मट आने वाले आंसू को बहुत मुश्किल से रोका और बमुश्किल इस बात में सर हिलाया। आसमानी रंग के सूट में आसूदा चेहरे लिए बहुत हसीन लग रही थी। डाइनिंग रूम में दाखिल होकर इसने इस्लाम के बगैर किसी जानब देखे सीधा सोफे पर नजरें जमा कर बैठ गई। वो किसी दिल से यहाँ आई थी ये सिर्फ वो जानती, लेकिन इसने ये सोच लिया कि तो जफर अलवी को इस रिश्ते से साफ इनकार कर देगी। माशाल्लाह पूरी चांद का टुकड़ा है। लड़की की माँ अपनी बारी बरगम वजूद के साथ आयजा के पास बैठ गई। जफर अलवी अभी तक नहीं आए तो हिफ्जा ने आना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ मिसेस अलवी वहाँ मौजूद थी। शकील, लड़की पसंद आई बेटा? इस औरत के सामने बैठे बैठे को मुझे कमरे में बारी आवाज गूंजी। जी अम्मी, मुझे पसंद आई। आयजा ने बेख्तियार कदम उठाकर सामने देखा तो इसे अपनी आंखें नीम होती महसूस हुई। इससे मिसेस अलवी से किसी अच्छी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसकी नफरत में इस हद तक गिर जाएंगी इसने कभी ना सोचा था। सावले रंग का भरपूर बरी जसामत वाला वो शख्स 40 से 45 साल के लगभग था। कमरे में जफर अलवी के दाखिल होने पर आयजा को खुद तसल्ली हुई। भले वो आयजा की पसंद नहीं करते, लेकिन थी तो वो इनकी सगी बेटी। इस यकीन के साथ इस रिश्ते में कभी राजी नहीं होगा। आपने तो कहा था कि लड़का साथ आएगा। थोड़ी देर बाद जफर अलवी ने मिसेस अलवी से कहा। जी यही तो लड़का है। मिसेस अलवी ने साथ बैठे शकील की जानब इशारा किया। जफर अलवी ने एक नजर सामने बैठे शकील को देखा जो अपनी एक्सर करती नजर से आयजा को ही देख रहा था। जफर अलवी के चेहरे पर फैलते था नागवार तासुरात। मिसेस अलवी छुपी नहीं रहे। एक्सक्यूज मी। जफर अलवी उठकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद मिसेस अलवी ने रुखसत किया क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था जफर अलवी को ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं आया। मिसेस अलवी कमरे में दाखिल जफर अलवी को टहलता पाया। मिसेस अलवी चुपचाप जाकर बेड पर बैठी। क्या सोच कर आए हैं? ये रिश्ते बुलाने थे। मिसेस अलवी के सामने बैठकर उसने जीत कहा। अच्छा खाता पीता खानदान है और वो है भी इकलौता। आयजा ऐश करेगी वहाँ पर। मिसेस अलवी ने आराम से कहा। आप इन लोगों को मना कर दें। जफर अलवी ने बात खत्म की। क्यों मना कर दूं? आखिर बुराई क्या है इस रिश्ते में? सिर्फ उम्र ही में थोड़ी बड़ी है, बाकी हर लिहाज से रिश्ता बेहतर है। मिसेस अलवी ने तहमल से कहा। इनकी पूरी कोशिश यही थी कि आयजा का रिश्ता वहाँ हो जाए ताकि सारी जिंदगी सुलगती रहे, इनके दिल को सुकून मिलता रहे। मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा, आप इनको मना कर दीजिए। जफर अलवी के कमरे से चले गए। हाँ मैं भी नहीं मना करूंगी, मिसेस अलवी ने काटदार लहजे में कहा। हाल में ताली की आवाज गूंज रही थी। हारून अपने सर एंगेज के साथ वहाँ माहौल में छाया हुआ था। हर कोई इसे सराहा था। हर इतने खतरनाक मिशन में इसने कामयाबी हासिल की थी। इसने सोच लिया था कल ही आयजा के घर जाएगा। इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। मिस्टर हारून, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जनरल असद वासन का इनकी दान मुझसे वादा हुआ। मेजर हारून, मैं जानता हूँ इस मिशन के बाद आपको चंद दिन की छुट्टी फराम की गई थी, लेकिन मैं आपको कल ही एक मिशन पर भेजना चाहता हूँ। मुझे यकीन है हर मिशन की तरह आप इस मिशन में भी सरहुर होंगे। हमारे वतन अजीज को दुश्मन के नापाक अज़म से बचाएंगे। ये सर, हर जानबाज की तरह मेरी जिंदगी में भी सबसे पहले मेरे लिए वतन की हिफाजत है। मैं कल ही मिशन की तैयारी करता हूँ। हारून ने एक अज़म से कहा। हमें तो जैसे जानबाजों पर फख्र है। जनरल असद ने हारून का कंधा थपथपाया। थकी हारी हुई घर में दाखिल हुई बसिंदे बूंदों की सूरत में इसके चेहरे से बह रहा था। बेड पर गिरने के साथ से वो लेट गई। थक गई है मेरी बच्ची। नसरीन बेगम ने पानी के गिलास से नाबी की जान बढ़ाते हुए मोहब्बत से पूछा। जी थोड़ा सा, नाबी मुस्कुरा कर कहा। क्या हुआ वहाँ? नसरी बेगम की चादर तय कर अलमारी में रखने लगी। कुछ नहीं, मेरे इंटरव्यू देने से पहले वहाँ एक लड़की की सिलेक्शन हो गई थी, सिफारिश वाला, नाबी ने बताया। उनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया था जिसमें वह सब अच्छे नंबर से कामयाब हुई थी। इस वजह से नाबिया जॉब की तलाश में ऑफिस में इंटरव्यू देने गई थी। वहाँ एक लड़की ने अपनी कंपनी का बनाया था कि काफ़ी बड़ी कंपनी थी। अब अल्लाह करे वहाँ सिलेक्शन हो जाए। नाबिया ने नसरीन बेगम को तस्वीर से। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। नसरीन बेगम वासन को इस बात में सर हिलाती वॉशरूम जाना पड़ी।
वो कमरे में बैठी सुकून से अपना मोबाइल यूज कर रही थी। जफर अलवी ने इसे बता दिया था कि इन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, इसलिए आयजा अब अपने आप को परसुकून महसूस कर रही थी। पानी लेने के लिए इसे जग की जानब हाथ बढ़ाया, लेकिन खाली जग इसके मुंह चढ़ा रहा था। इसने गौफ से आंखें घुमाई और जग पकड़कर कमरे से बाहर निकली। पूरी घर में अंधेरा से डूबा हुआ था। आयजा ने हिफ्जा के कमरे की जानब देखा, जिसकी लाइट जा रही थी। वो सच झटक किचन जाने पड़ गई। जग को पानी से भरकर वापस अपने कमरे में जा रही थी जब इसे हिफ्जे के कमरे से बातों की आवाज आई। तो जैसे उसके हाथों मजबूर होकर इसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने को मंजर देख इसकी हैरत शदीद झटका लगा और उसके हाथ से मौजूद जग जमीन बोझ हो गया, जिसकी कच्चे हाथ जाने बिखरी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? हिफ्जा ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी याद आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? हिफ्जा ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा क्यों ना तुम्हें देख लूं। कामरान ने डाई से कहा। हिफ्जा के बेड पर मजे से बैठ गया। देखा कामरान, प्लीज इस वक्त चले जाओ, अगर कोई आ गया ना तो मसला हो जाएगा। हिफ्जा ने एक नजर दरवाजे को देखा, फिर कामरान को, जो इसके मुकाबला कर खड़ा हो गया। अगर कोई आया तो मैं कह दूंगा कि मैं अपनी शहजादी से मिलने आया हूँ। कामरान की बात सुनकर एक शर्मीली मुस्कुराहट हिफ्जा के लबों पर बिखर गई। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, कामरान ने कहते साथ हिफ्जा का हाथ पकड़ के इसे अपनी जान में खींचा, जिसकी वजह से वो इसकी सीने से आ लगी। कुछ टूटने की आवाज़ में दोनों ने चूम कर दरवाजे की जानब देखा, जहाँ आयजा मुंह पर हाथ रखे दोनों को देख रही थी। हिफ्जा एक झटके से कमरान से लगे खौफजदा नजर से आयजा को देखने लगी, जो अभी भी बेयकीनी से कैफियत में दरवाजे पे खड़ी थी। आयजा हिफ्जा के पास आई और जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा, जिससे वह औंधे मुंह बेड पर गिरी। अपना नहीं तो कम अज कम बाबा की इज्जत का ख्याल कर लिया होता। आयजा के लहजे में दो गुस्सा बेयकीनी क्या कुछ नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे है तुम मुझ पर हाथ उठाने की? हिफ्जा गुस्से से गोया हुई। क्यों शोर मचाया हुआ है? आयजा और हिफ्जा ने चुपकर दरवाजे जाने, जहाँ जफर अलवी और मिसेस अलवी खड़े थे, जो यकीनन इनकी शोर की आवाज सुनकर आए थे। ये लड़का कौन है? जफर अलवी करहत आवाज में बोले। मिसेस अलवी भी नजरें सामने खड़े कामरान पर गई, जो आराम से सारा तमाशा देख रहा था। बाबा, हिफ्जा एकदम रोती है जफर अलवी सीने से जा रही। आयजा, जिसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, हिफ्जा को ऐसे रोता देख हैरान रही। बाबा देखिए, आप ही ने किसी लड़के को घर में बुलाया और जब मैंने इतराज किया तो मुझे ही थप्पड़ मार दिया। हिफ्जा की बात सुनकर आयजा सल्तनों की जद में आ गई। इसे यकीन नहीं आया, कोई कैसे इतना गिर सकता है। कमरान ने भी हिफ्जा की एक्टिंग को सताशी नजर से देखा। देखे, मैंने कहती थी ये लड़की किसी दिन हमारी इज्जत हाथ में मिलाएगी। इस कमबख्त ने हमें जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिसेस अलवी तेज आवाज में आयजा को कुसने लगी। बाबा, ये झूठ बोल रही है, इसने खुद इस लड़के को यहाँ बुलाया था। आयजा ने अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। आयजा जान, अगर सब कुछ सच पता चल गया है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आज एक सब कुछ सच पता तो चल ही जाना था। कामरान ने आयजा के पास मोहब्बत से कहा। कामरान जो कब से खामोश खड़ा ये सब देख रहा सुन रहा था, इसने मौके से फायदा उठाना जरूर समझा, क्योंकि ऐसे लगा कि जफर साहब गुस्से में इन दोनों को निकाह कर देंगे और बैठे बिठाए इससे इतनी खूबसूरत लड़की मिल जाती, और क्या चाहिए थे इसे। कामरान की बात सुनकर आयजा ने खुनख्वार नजरों से इसे देखा और फिर जफर अलवी की जानिब मुतवज्जो हुई, जो सुर्ख आंखों से इन दोनों घूरे थे। बाबा, ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चटाख। जफर अलवी के पढ़ने वाले थप्पड़ ने आयजा को जुमला भी मुकम्मल न करने दिया। आप इसे रूम में लेकर जाकर बंद कर दें, जब तक मैं इस लड़के को पुलिस के हवाले करके आता हूँ। जफर अलवी ने मिसेस अलवी को आखिर में नागवार नजर कमरान पर डाली। कमरान ने गड़बड़ाकर हिफ्जा की जानब देखा, जिससे खिड़की से भाग जाने का इशारा कर रही थी। मिसेस अलवी आयजा को सीटी वहां से लेगी, जो रो रो गिरबना आप छड़वा रही थी। हिफ्जा का इशारा समय कमरान एक ही झटके से खिड़की से कूद गया। गार्ड इसके पीछे भागा, लेकिन वो हाथ ही आया। शुक्र बच गई। सबके जाने के बाद हिफ्जा ने कमीनगी से कहा। पूरे कमरे में इसकी सिसकियां गूंज रही थी। जफर अलवी ने थप्पड़ से इसके होंठ फट गया था, खून की लकीर बह रही थी। मिसेस अलवी इसका मोबाइल भी लेके गई थी। रोने की वजह से इसकी आंखें भी सूज गई थी। अपने बाप की बेतमादी ने इतनी तकलीफ दी थी कि इसे लग रहा था कि इसका दिल बंद हो जाएगा। क्यों बाबा, हर क्यों? आपको मेरी किसी बात में एतबार क्यों नहीं है? आपकी आंखों के में बेतबारी की ऐसी पट्टी बंधी गई है। क्या आपको ये भी नजर नहीं आ रहा कि अगर मैंने इसे बुलाया होता तो मेरे कमरे में मौजूद होता, ना कि हिफ्जा के कमरे में? आयजा ने तलखी सोचा। बेबसी इतनी थी कि खुदकशी भी नहीं कर सकती। इतनी जिल्लत पर इसका बस नहीं चढ़ रहा था। जमीन फटे और इसमें समा जाए। इतनी मैं अपनी माँ की तस्वीर को गले से लगाई फुट फुट कर रोने लगी। बेड पर सूटकेस खुला पड़ा था। कुछ कपड़े सूटकेस में, कुछ बेड पे पड़े थे। वो मोबाइल कान से लगाए मुसलसल इधर से उधर ले रहा था। उफ, क्या मुसीबत है। मुसलसल मोबाइल ऑफ जाने की वजह से कफ से माथा मसला। जवाब जो दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुए, परेशान में टेक्टर गया और सीधा इसके पास आकर खड़ा हुआ। क्या बात है मजिद साहब, किसी चीज ने आपको परेशान किया हुआ है? जवान ने शरारत से पूछा। कुछ नहीं यार, जब से आयदा का नंबर मिला हो, लेकिन वो मुसलसल ऑफ जा रहे। हारून तफसील से बताई। ओह, तो ये बात है, तो इसमें इतनी मुश्किल क्या है? सीधे इसके घर चले जाओ, वैसे भी फ्लाइट में अभी टाइम है। जवान ने इसकी संजीदा सूरत देख रेखा मारी। हारून इसकी बात का जवाब दिए बगैर कपड़े बैग में रखने लगा और जवार का अपने को इग्नोर कर जाना मुंह खुल गया। हद होगी है बदतमीजी की।
बंद आगे से कोई जवाब ही दे देता है। जवान ने जल कर इसके हाथ से शर्ट लेकर बेड पर पटकी। क्या जवाब दूं तुम्हारी फजूल बात का? मेरा भी इससे कोई मजबूत रिश्ता नहीं जिसकी बुनियाद में मैं इसकी घर जा सकूं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे कुछ नहीं चाहेगा, बल्कि इस सब इसकी उंगलियां आए दिख जाने उठेंगी। और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी मोहब्बत बदनाम हो। हारून की बात सुनकर जवरान ने अपने अंदर नादीदा आंसू साफ किया और उसके गले लग गया। वाह मेरे भाई, तुमने राजा मजनू रोमी को भी पीछे छोड़ दिया। हारून ने मौका जब जवार की कमर में मैं पूरी शिद्दत के साथ पड़ा था तब इसकी चलती जुबान को ब्रेक लगा। उफ, जालिम इंसान, मार डाला। जवार ने कमर सिलाते हुए दी, अगर वो ओवर एक्टिंग की खत्म होगी तो ये फाइल रीड कर लेना। हारून ने फाइल इसके हाथ में थमा दी। कहा। जवार ने चुपचाप फाइल ली और कोने में बैठकर पर देखने लगा। हारून ने इसकी फरमादारी देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। क्यों इस लड़की की खातर हुल को कान कर रहे हो? इस लायक नहीं है जिससे खातर इतनी परेशान हो जाए। मिसेस अलवी ने पास मौजूद जफर अलवी से कहा जो अपना सर दोनों हाथों में गिराए बैठे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने नाक के नीचे ये सब करती रही और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जफर अलवी का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। पता नहीं कहाँ कमी रहेगी मेरी तरबियत में जो इसने हमारे साथ ऐसा किया। आखिर हिफ्जा भी तो इसी की बहन है, लेकिन वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मिसेस अलवी अपनी जानब से भरपूर आग लगाने की कोशिश कर रही थी। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा, ना रहेगा बांस ना लगी बांसुरी। जफर अलवी देश के आलम में आयजे के कमरे जाने पड़े। मिसेस अलवी हड़बड़ा कर इनके पीछे भागी। जफर अलवी ने एक झटके से आयजे कमरे का दरवाजा खोला और जमीन पे बैठी आयजे की जाने पड़ी जो रो रो के बिल्कुल अद्दम हो चुकी थी। जफर अलवी ने ऐसे दोनों हाथों से आयजे के गले को थामा और पूरी शिद्दत से गला दबाने लगे। आयजे की आंखें पहले भी यकीनी से फैली, फिर इन आंखों में हो सुकून उतर गया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सांस रुकने लगी, लेकिन इसने मजाहमत नहीं की। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर लगी, लेकिन दिल में एक कसक थी कि काश आखिरी बार हारून से बात कर सकती। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें इसे। अगर ये मर आ गई ना तो आपको जेल होगी। आयजे की आंखें बंद होती देख मिसेस अलवी जल्दी से जफर अलवी की जाने बढ़ी और आयजा को छुड़ाने लगी। इन्हें सिर्फ यही फिक्र हक थी कि अगर आयजा कुछ हो गया जफर अलवी की जेल हो जाती, फिर इनका और हिफ्जा के क्या होता। जफर अलवी ने आयजा को झटके से छोड़ा जिससे वो जमीन पर गिरी। आपने पिछले हफ्ते आए रिश्ते से इनकार कर दिया। जफर अलवी ने मुखातिब का दुकान नहीं, अभी तक तो नहीं किया। मिसेस अलवी ने बताया, तो ठीक है, कल आप इन लोगों को बुला लें, सादगी से निकाह कर लें। जफर अलवी ने एक नज़र आयजा के बेहोश पड़े वजूद पर डाली और लंबे लंबे डंग बढ़ते कमरे से चले गए। बेटा नाश्ता तो ठीक से कर लो। नसरी बेगम ने नाबिया का झूठा नाश्ता कम काटो का नाश्ता खा कर निकल ज्यादा रही थी। अम्मी में पहले ही लेट होगी हूँ। नाबिया ने जल्दी से जाकर खत्म किया, कमरे की तरफ जाने भागी। एक तो ये लड़की हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। नसरीन बेगम नफी में सर हिलाती हुई नाबिया के कमरे की जाने पड़ी। ये क्या हाल बनाया हो तुमने? नसरीन बेगम ने सरथाम को पूरे कमरे में नजर घुमाई। सारे दराज खुले हुए थे जिनसे कुछ चीजें जमीन पर गिरी थी। अलमारी के दोनों बाट खुले हुए थे जिनसे एक नाबिया घुसी थी। मैं अम्मी मेरी फाइल नहीं मिल रही। नाबी के अजरत ने बड़ी आवाज नसरीन बेगम को सुनाई। तुमने ही तो कल वो फाइल मेरे पास रखवाई थी। नसरीन बेगम ने उफ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा अम्मी प्लीज मुझे जल्दी से वो फाइल ला दें। नबी की बात सुन नसरीन बेगम इस में सर हिलाकर फाइल लेने चली गई। नाबी ने जल्दी से चादर ओढ़ी और बैग लेकर कमरे से बाहर निकली। नसरीन बेगम ने फाइल लेकर जल्दी से खुदाफिज करती बाहर निकली क्योंकि इंटरव्यू के लिए पहले ही लेट हो गई थी। सूरज की रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से इसकी आंखों में जंश हुई। बारी होते सर को थाम कर वो मशगूल उठकर बैठी। आंखें सूजी होने के बायस दर्द कर रही थी। रात का मंजर इसकी आंखों के सामने गुजरा तो दो मोती आंखों से टूट कर गिरे। इसने अपनी गर्दन पर रखे जिससे दर्द की ठेसें उठ रही थी। दरवाजा खुलने के बाद आयजा ने अनीम आंखों से सामने देखा। अदनान लबों पर अस्त्रीय मुस्कुराहट से जाए इसकी जानब देख रहा था। अदनान ने आयजा के गले पर पड़े लाल निशान की तरफ हिस्सों से देखा। आयजा ने इस जख्मी निगाह से देखा रहा। वैसे कभी कभी बहुत तरस आता है तुम्हें यहाँ मुबारकबाद देने आया था शादी की। अदनान की बात सुनकर आयजा ने उलझकर से देखा। इससे पहले आयजा कुछ कहती हिफ्जा कमरे में दाखिल हुई। हिफ्जा को अंदर दादर देख अदनान वहाँ से चले गया। हिफ्जा अदनान की इसी की शादी बात कर रहे हैं। आयजा ने दर्द करते गले के साथ मुश्किल का आज शाम आपका निकाह और रुखसती है शकील भाई के साथ। हिफ्जा से पार ले में गई। आयजा को लगा किसी ने इसके ऊपर धमाका किया है। अम्मी ने ये जोड़ा भिजवाया, शाम तक तैयार हो जाना। हिफ्जा कहकर कमरे से चलेगी। आयजा तेजी से कमरे की जाने पड़ी लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। आयजा को मायूसी अपने जिंदा बच जाने पर। नाबिया ने कंपनी के बाहर रुक कर गहरी सांस ली, फिर अंदर दाखिल हुई। घड़ी में वक्त देखा तो वो बहुत देर लेट हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। नाबिया ने रिसेप्शन में जाकर दोनों वहाँ मौजूद लड़की हुआदवारी को सलाम जी कहें। लड़कियों को भी नाबिया की जाने मतवज्जो होगी। दरअसल मैं यहाँ रिव्यू के सिलसिले में आई थी। नाबिया ने कहा सॉरी मैम आप लेट हो चुकी हैं। रिसेप्शन में सामने घड़ी की जाने में इशारे किया।
जी मुझे मालूम है, लेकिन मैं बहुत देर से आई हूँ। अनाबी को अपना आना बेकार महसूस हुआ। सॉरी मैम। सर टाइम के बहुत पाबंद है, रिसेप्शन बोली। कहाँ? क्या यहाँ कोई मसला चल रहा है? चल पीछे से आती है आवाज़ पर नाबी ने चुप कर पीछे मुड़ी। अनाबी जब पीछे मुड़कर सामने देखा, बगवासी खातून को अपने सामने मौजूद पाया। फिर जानी पहचानी शक्ल देखो, अपने जहन पर जोर डालने लगी कि पहले भी इन्हें कहाँ देखा है। कैसी है बेटा, आप पहचाना मुझे? खातून ने मुस्कुराते पूछा। जी आप वही हैं ना जिन्होंने मैंने रोड क्रॉस करवाया था? एकदम याद आने पर नाबी ने पुरजोश अंदाज में कहा। जी बेटा मैं वही हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? ज़ैनब बेगम ने शफ़क़त से पूछा। जी दरअसल यहाँ इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन मैं लेट होगी। नाबिया ने असद से कहा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मैं शायद आप इनको जहाँ इंटरव्यू हो रहा है वहाँ लेके जाएं। ज़ैनब बेगम ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुखातिब को एक नरम मुस्कुराहट चेहरे पर लिए नाइबिया की जानब देखा और आगे बढ़ गई। अनाबिया दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। लाल लड़ के जोड़े में अपने सगवार हुस्न लिए बैठी थी। सिंगार के नाम पर सिर्फ एक सुर लिपस्टिक दुनिया दिखावे को इसके लबों पर लगा दी की थी। इससे अपना आप बेबसी की इंतहाइयों को छूता महसूस हो रहा था। मैं बेवफा नहीं हारून, खुदा के लिए मुझे बेवफाओं के नामों की फुर्सत में न रखना। मेरा खुदा जानता है कि मैं बेवफा नहीं बल्कि बेबस हूँ। इसकी आंसू टूट कर आयजे की आंखों से गिरे थे। बारात आ गई थी, बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। हिज्जा की आवाज़ सुनकर इसने अपने आंसू से तरल चेहरा ऊपर उठाया और खाली नजरों से इसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? आयजा ने नजर किताब ना लाकर हिज्जा ने अपनी नजरें चुराई। तुम्हें एक दफ़ा भी खुदा का खौफ नहीं आया? आयजा की बेतासर आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे इस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। हिफ्ज़ा बोली। मैं तुम्हें बदवा नहीं दूंगी हिफ्ज़ा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा रब बेहतर इंसाफ करने वाला है और उसकी लाठी बेआवाज़ होती है। आयजा की बात सुनकर हिफ्ज़ा ने दहल कर इसकी जानब देखा, जो अभी भी खामोश बेतासर नज़र से इसी की जानब देख रही थी। दरवाज़ा खोलने के बाद दोनों अंदर आती मिस सलवी की जानब मुतवज्जो खुशी इनके चेहरे से फूट रही थी। हिफ्ज़ा बेटा बारात आ गई है और तुम भी अभी तक यहीं खड़ी हो। मैंने तुम्हें इसको बाहर लाने के लिए कहा था। मिसेस सलीम ने हिफ्ज़ा को मुखातिबाहन में मुस्तरह बड़ी निगाहें आयजा के जुगे सर पर डाली। अच्छा तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। मिसेस अलवी की बात सुनकर हिफ्ज़ा इस बात में सर हिलाकर मुझसे चली गई। मैं तुम्हें घर से निकालने की कितने तरीके सोच रही थी, लेकिन तुमने खुद ही मेरी मुश्किल आसान कर दी। ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मासूम शक्ल के पीछे इतना शाताना दिमाग है। मिसेस अलवी ने से गई। मैं कुछ बोलोगी नहीं? आयजा को मुसलसल खामोश देख मिसेस अलवी ने अबरू उठाया। जब मेरा सका बाप ही मेरा ना हो सका, जब मेरे बाप को ही मुझ पर भरोसा ना हुआ, तो मैं आपसे क्या गिला करूँ? आयजा ने सवारी नज़र से मिसेस अलवी की जानब देखा। बोले ही बहुत देर हो गई है, इसलिए अपनी फालतू की बकवास में वक्त ज़ाया नहीं करो। मिसेस अलवी ने आयजा का बाजू दबोच कर इसको खड़ा किया और इससे साथ लिए बाहर की जानब बढ़ गई। छोटे छोटे कदम उठाती हुई स्टेज की जानब बढ़ रही थी। निकाह का इंतजाम लाइन में ही किया गया था। जफर अलवी के बस में होता तो आयजा को 2 बोल बढ़ाकर इस घर से निकाल देते, लेकिन लोगों के सवालात से बचने के लिए इन्होंने ऐसे करना पड़ा। सिर्फ चंद करीबी लोगों को बुलाया गया था। आयजा को लाकर शकील के साथ बैठाया गया, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयजा का इजाज़त ले रहा था। आयजा का चेहरा हर एहसास से आ रही था। इसकी आंखों में मौजूद वीरानी जिंदगी की कोई रमक मौजूद नहीं थी। लोगों की अफसोस से भरी निगाहें आयजा की जानब थी। जफर साहब मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए लोगों से बात कर रहे थे, जबकि मिसेस अलवी के चेहरे से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। मौलवी के आते ही जफर अलवी ने कहा शुरू करने को कहा। आयजा ने नई पलकें उठाकर अपने बाप की जानब देखा कि शायद इन्हें रहम आ जाए, शायद इनकी आंखों में मौजूद सच्चाई को देख पाए, लेकिन जफर अलवी हर चीज़ से बेनियाज बेहिस बने रहे। 1 मिनट। इससे पहले मौलवी कुछ कहता शकील अपने मुसलसल बजते फ़ोन की वजह से माजरत करता वहाँ से चला गया। आयजा का दिल एक अनजाने खौफ से धड़का। ये निकाह नहीं हो सकता। शकील की करेदार आवाज़ पूरी नान में गूंजी। सब लोग इसकी जानब मुतवज्जो हो गए, जो आंखों में गुस्सा लिए आयजा को घूर रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम? यह निकाह पर निकाह से कैसे इनकार कर सकते हो? जफर अलवी ने परेशानी से पूछा। मैं क्या कहूँ, बल्कि कोई भी आपकी इस बदकरदार बेटी से शादी नहीं कर सकता। ऐसी लकड़ियों रखेल तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन बीवी नहीं। तर्ज पर फायज नहीं किया जा। अल्फाज से यह शीशा जो आयजा के कानों में उड़ला गया। होश में तो एक वाक़या बकवास कर रहे हो तुम। शकील की बात सुनकर जफर अलवी गुस्से से गोया हुआ। अभी कुछ देर पहले आपकी बेटी की आशिक का फ़ोन आया था। वो मुझे धमका रहा था कि मैं निकाह से इनकार कर दूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शकील की बात सुन आयजा एक झटके से अपनी जगह से खड़ी। क्या पता किसी ने झूठ बोला हो। अगर ये बात झूठ है तो फिर ये क्या है? जफर अलवी की बात सुन शकील ने हाथ में मौजूद मोबाइल एक झटके से इनकी जानब बढ़ाया। एक नज़र मोबाइल पर डालने के बाद जफर अलवी ने कह बरसती नजरें आयजा पर डाली, जो परेशान खड़ी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। जफर अलवी इसकी जानब बढ़े, उसका बाजू थामकर सबके बीच लाकर एक झटके से छोड़ा कि ये क्या है ये। इनकी दाढ़ ने अलवी हाउस के दर दीवार हिला दी। आयजा ने इनके हाथ से मोबाइल थामकर अपनी नजरों के सामने किया और इसकी नजरें साफ देगी। मोबाइल इसके हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हो गया था और बेजार सी बैठी इधर उधर देख रही थी।
آج پپو کے بےحد اثرات پر اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے ترس رحم دیکھ کر تھک گئی تھی۔ اف، یہ بائی کہاں چلی گئی؟ عروشہ نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر سامنے ٹیبل سے ایک پیپر پینسل اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اسکیچ بنانے لگی۔ اسکول لائف اور اس کے بعد کالج یونیورسٹی لائف، ہر جگہ اس کے ہنر کو سراہا گیا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا اس نے آخری بار قلم کب اٹھایا، لیکن اب اس کی ہاتھ نہایت خوبصورت اور پیپرز پر چڑھ رہے تھے اور نقشہ بنا رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عروشہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں ایک بہت پیاری لڑکی ہاتھ میں فائل لیے کھڑی تھی۔ میں آئی کم ان؟ انابی نے اندر آتے کی اجازت دی۔ عروشہ کا سر اسباب میں ہلتا دیکھ انابی اندر داخل ہوئی۔ میں انٹرویو کے سلسلے میں آئی ہوں، عروشہ کو سواری نظروں کو دیکھ کر انابی نے بتایا۔ او بھائی، تو کچھ کام کی وجہ سے باہر گئے ہیں، آپ ویٹ کر لیں۔ عروشہ کی بات سن کر انابی سر ہلا کر اس کے سامنے رکھے سوئے بیٹھ گئی۔ انابی کو عروشہ کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، کتنی پیاری لڑکی وہ ویل چیئر پر، لیکن اس نے یہ بات ظاہر نہ کی اور اپنی نظریں اس کے اسکیچ پر مرکوز کر دی۔ عروشہ اس کے سوال کو منتظر تھی کیونکہ جب بھی پہلی دفعہ اس سے کوئی ملتا تھا تو سوال کا ایک نیا بار لگ جاتا تھا کہ کیسے ہوا، کب ہوا، علاج کروایا، اس طرح کے وہی کے سوالات جن کا وہ جواب عروشہ کو دینا پڑتا تھا۔ کافی دیر تک جب کوئی آواز عروشہ کو سنائی نہیں دی تو اس نے اسے سر اٹھا کر نابی کی جانب دیکھا جو دلچسپی سے عروشہ کے اسکیچ کو دیکھ رہی تھی۔ عروشہ کو حیرت ہوئی کیونکہ یہ پہلی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ترس، زبان پر سوالات نہیں تھے۔ ویسے آپ نے بہت اچھا بنایا ہے، لیکن مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگی۔ آخری بات انابی نے منہ بسور کر کہا، کیا چیز؟ عروشہ نے مساعد تک کہا۔ عروشہ نے ایک نظر اپنے بنائی گئی اسکیچ ڈالی جہاں ایک لڑکی ایک پنجرے میں قید تھی اور حسرت سے آسمان پر اڑتے پرندہ کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک اس نے بہت اچھی منظر کشی کی تھی۔ عروشہ کو کوئی خامی نظر نہیں آئی تو اس سوالی نظر سے انابی کو دیکھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ نے یہ بہت اچھی بنائی، لیکن یہ اس لڑکی کی جو ناک آپ نے بنائی ہے مجھے بالکل پسند نہیں آئی کیونکہ اس کی ناک میرے کالج میں ایک لڑکی سے ملتی جس سے میری بہت لڑائی ہوتی تھی اور اس کی ناک دیکھ کر مجھے اس کی یاد آئی۔ عروشہ کی حیرت انابی کے بے تکی بات سنی اور پھر زور سے ہنسنے لگی۔ حسیم جو اسی وقت آفس میں داخل ہوا عروشہ کو اس طرح ہنستا دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے آخری بار کب عروشہ کو اس طرح سے ہنستے دیکھا تھا۔ حسیم نے عروشہ کے سامنے موجود نفیس کو دیکھنا چاہا جس کی وجہ سے اس کی بہن اتنے وقدار پرکھلا کا ہنس رہی تھی، لیکن انابی کے بش اس کی جان آمد ہونے کی وجہ سے حسیم اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔